आज के दिन इकरा का भी लेवल चारू चौधरी से कम नहीं है। लेकिन जितना बदलाव अब 7-8 साल में राजनीति में आया, इतना कभी नहीं था। इतना हमने कभी देखा ही नहीं। हमें तो ऐसा लगे कि ये राजनीति है ही नहीं, इसे कुटिल नीति कहें, कूटनीति कहें या कौन सी नीति कहें, राजनीति तो है ही नहीं। शामली से चौसाने के लिए 2 बस भी नहीं है। मेरे यहाँ के लोग बाग सब पैदल जा, लेकिन 2 धड़ी नाज में बिकने वाले भक्त एक बार भी नहीं कहते इस एमपी को, अब भाई तू से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, परिवहन मंत्री को यहाँ रोडवेज की बस मांग कर रहे हैं। तो क्या एमपी के हाथ में इतना भी नहीं? एमपी खड़ा होकर पार्लियामेंट में बोल नहीं सकता क्या? मैं नहीं बोल रहा क्या? यहाँ एसीसी में बैंक में एक दलाल बैठा, वो दलाल के पास जाएंगे, उसे ब्याज देंगे, प्लस 1000-2000 रुपये उसे देंगे और वो उसे ट्रांसफर करते हैं, वो उसमें जमा करते हैं अपने खाते में से काट के, फिर 1 या 2 दिन के बाद में वो अपने वापिस ले ले। ये होने लग रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध चौहान गांव गुहान में आपका स्वागत करता हूं। 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। धीरे धीरे लोगों की दिलचस्पी, जनता की दिलचस्पी इस तरफ जा रही है कि आखिर अब की बार 2024 में क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी द्वारा चलाई गई थी वो समाप्त हो चुकी है। हम अभी कैराना लोकसभा में हैं और कैराना लोकसभा का गांव है शामला शामली। पहले भी आपने बहुत सारी वीडियो जिनके पास आज हम आए हैं इनकी देखी हैं अलग अलग चैनल पर, क्योंकि जो लोकल में काम करते हैं वो इनका वीडियो ज़रूर बना कर लेके जाते हैं। और अच्छे तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं गांव शामला शामली के पूर्व प्रधान उग्र सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे 2024 के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं और ख़ास कैराना पर क्या लगता है, क्या प्रभाव रहने वाला है कैराना पर, और अभी तक के जो सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने क्या काम कराए, विकास कार्य कितने हुए हैं, और जो आने वाला हो सकता है क्या लगता है गठबंधन की तरफ से कौन मैदान में आएगा, और अब की बार कैराना से, क्योंकि कैराना हुट सीट है, तो उसकी तरफ से कौन अब की बार लोकसभा में जाएगा। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। पहले तो आपका स्वागत करता हूँ गांव गुहान में, आपका स्वागत है और धन्यवाद। दूसरा, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? अभी जो चुनाव आने वाले हैं बहुत जल्दी, समय जो है ये जो नज़दीक आ जाएगा, फरवरी मार्च में बता रहे हैं चुनाव हो सकते हैं, तो आपको किस तरीके से देख रहे हैं खासकर कैराना को? पहले तो आप बता दीजिए, आप पूरे देश को क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी जी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका क्या प्रभाव रहेगा, और फिर कैराना की बात करेंगे। भाई साहब, मेरी उम्र लगभग 65 साल है, और इस 65 साल में ये मान लो कि मेरा जो राजनीतिक सफ़र रहा ग्राम प्रधान से या और छोटे मोटे संगठनों में, भाजपा में भी रहा, अन्य प्रकोष्ठों में भी, अन्य पार्टियों में भी रहा, कई प्रकोष्ठों में रहा, सामाजिक संगठनों में भी कई में रहा। लेकिन जितना बदलाव अब 7-8 साल में राजनीति में आया, इतना कभी नहीं था। इतना हमने कभी देखा ही नहीं। हमें तो ऐसा लगे कि ये राजनीति है ही नहीं, इसे कुटिल नीति कहें, कूटनीति कहें या कौन सी नीति कहें, राजनीति तो है ही नहीं। क्योंकि जब आदमी अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, वो अपने क्षेत्र के पूरे गांव के नाम भी ना जानता हो, और किसी वजह से अगर गांव के नाम पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रट लिए हो, तो वो अपने उन गांवों के 5-5 लोगों के नाम ना जानता हो, तो कैसा प्रतिनिधि? पहले होया करता था जब दूसरी पार्टियों की सरकारें होती, तब नेता डोर टू डोर फिरा करते थे, गांव के एक एक आदमी के अधिकतर 50% लोगों के नाम लेके बता दिया करते थे। उनके पास जाते बड़े सम्मान, पैसा नहीं था उनके पास जितना पैसा अब है, सुविधाएं भी इतनी ना हो, लेकिन बहुत बढ़िया उन लोगों का तालमेल आपस में जनता के साथ में नेता का रहा करता था। वो अपने नेता को फिर अपना प्रतिनिधि मानते थे और वो काम भी करते थे, और काम तो हुए ही हैं। जो कुछ लोग बिल्कुल सिर फिरे ये कहते हैं कि 14 से पहले देश को आज़ादी तो 14 के बाद ही मिली। अरे भाई, 14 से पहले ही तो सब कुछ था, 14 से पहले ही सब कुछ था। आप देख लो, शुरू में जब हम तो खैर जब देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद में 58 की पैदाइश है भाई साहब, स्कूल भी थे, सड़कें भी थी, बिजली भी थे, अस्पताल भी थे, रेलवे लाइन भी थी, जहाज भी थे, इंजीनियरिंग कॉलेज भी थे, सब चीज़ तो थी जो कुछ होनी चाहिए थी, हर चीज़ थी। 14 के बाद ही क्या आया? मैं तो ये कहूँ कि 14 के बाद ही तो बंटाधार हुआ सब कुछ। मेरे यहाँ विकास की बात, वो अनिरुद्ध भाई मैं बताऊँ आपको मेरे यहाँ
पूरे जिले में बिजली की इतनी समस्या थी जिसकी कोई सीमा नहीं। बिजली घर बनाए गए। ये बिजली घर भाजपा के शासन में नहीं बने थे। जितने भी बिजली घर बने सब समाजवादी या बसपा की सरकारों में बने। यहाँ मेरे गांव का भी और मेरे आसपास के भी जितने भक्त लोग अगर ये कहें कि बड़ा तीर मार दे, मुझे एक बिजली घर का नाम 33/11 का 132 का नाम लेके ही बता दे यार, मैं उनको बहुत बढ़िया पेड़ा खिलवाऊंगा, बहुत बढ़िया उनकी दावत करूँगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। केवल हो क्या रहा कि अब का तो चुनाव ही नेता के नाम पर नहीं लड़ा जा रहा, शीर्ष नेतृत्व करने वाले मोदी जी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा। और जब चुनाव ही मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो आज भी नहीं बैठे भाई, कल भी मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ लिया था, आज भी लड़ लिया था। मेरे यहाँ का सांसद है, भला आदमी है, अच्छी बात है। ये गुण उसके परिवार के लिए बहुत बढ़िया है, भला है, अच्छा है। ये बहुत बढ़िया बात है कि भाई खानदानी आदमी को भला होना चाहिए। लेकिन भले के साथ साथ में उस गहने का करे क्या जिससे कान फटते हो? उस गहने से जिससे कान फटते हो या शरीर में कहीं वेदना होती हो, उस आभूषण का फायदा क्या है? विकास नाम की चीज कहीं नहीं। एक सड़क बनवाने लगे केर2 से लगा के गंगो तक, बनते बनते समय तो काफी हो ही गया, पर चलो समय को भी मान लिया जाए कि काम अपनी गति से चले। एक गांव पड़े गंगारामपुर खेड़की। गंगारामपुर खेड़की से आप 100 मीटर शामली शामला की तरफ को चलो, चलते ही वह सड़क 3-4 महीने में टूट भी गई। वह सड़क टूट गई 2-3 महीने के बाद में ही, 4 महीने के बाद में। भाई फिर जब ये सड़क एक सांसद के होते हुए उसी का रास्ता भी है, वो सड़क टूट रही, तो फिर मटेरियल को कौन खा गया? इनके कमीशन की दर कितनी बढ़ी? पहले जो 25% ये लिया करते थे, 20 ले थे, 25 ले थे, अब तो मेरा ख्याल कि ये 70% ले रहे, 30% लगने लग रहा। ईमानदार देश है, विश्व गुरु भारत बनने लग रहा। पता नहीं अर्थव्यवस्था में तीसरा नंबर भारत का बतावे, विश्व गुरु ऐसा बन गया, दुनिया में डंका बज रहा, तहल का मीच गया। मैं ये कह रहा कि गंगारामपुर खेड़की का मैं नाम लेकर कह रहा, उससे शामली शामला की तरफ ये भक्तगण चले जो इस क्षेत्र के भगत हैं, और वो जब इधर को चले तो वो यहाँ आ जा 200 मीटर शामली शामला की तरफ को सड़क सारी टूट गई। अब विकास की एक किरण और बताऊं मैं आपको। मेरे गांव में शुगर मिल है और मेरे गांव में से एक रास्ता चला गया नाई नगड़ा, जो लव्वा दाऊदपुर को क्रॉस करे, लव्वा दाऊदपुर बराबर में रह जा, और शाम इससे शुगर मिल से चलने के बाद में 2 किलोमीटर के बाद में फिर एक सड़क आ जाती है गोगा मेहड़ी के पास। लव्वा की जो गोगा मेहड़ी है उससे करीब 1.5-2 किलोमीटर का टुकड़ा हो। वो टुकड़ा आज तक किसी पर नहीं बना। उसमें कोई इतना बुरा हाल है कि भले आदमी अपनी गाड़ी भी लेकर नहीं जाते, किसान की मजबूरी है कि वो अपने ट्रैक्टर को लेकर आवे, क्यों कहीं कोई रास्ता नहीं है। जब इन नेताओं को पूछा गया, मैं लव्वे के एक आदमी को कहा, मैं कहा भाई इस कम से कम इन नेताओं को तुम वोट दिया करो, तो इन्हें जब शरबत पिलाओ या वो छुआरे दूध में भे के इनके मुंह के लगा के इन्हें कहो कि सब खा ले, तो इन्हें नू भी कहता कर भाई यह सड़क क्यों खराब हो रही, इसे भी देख लेता हूँ। तो वो लव्वे का एक आदमी कहे कि हमने कहा था एमपी साहब को, एमपी साहब ये कह रहे हैं तो नेट पे ही नहीं। मैं कहने लगा नेट पे तो खेत की पगडंडी है, अब यह सड़क नेट पे नहीं है। इससे पहले भी यह काली बनी थी, यह टूट गई, अब इसका बुरा हाल हो गया, इसमें कुछ चला नहीं जाता, निकला नहीं जाता, और वो कहे कि नेट पे नहीं है। दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। जिन आदमियों का पूरा 5 साल इस काम में निकल गया हो, अगलवा दाऊदपुर वाली सड़क को ना बनवा सकते हो, हमारी सड़क जौन सी बनने लग रही है ये टूट रही हो, तो इस एमपी से क्या उम्मीद करेंगे, क्या उम्मीद करी जा सके। और भाई साहब मैं आज आपको एक बात बताऊं, आप लिख लो इसे, ये मेरी अंतरात्मा कह रही कि इस बार जनता इस प्रतिशोध का बदला लेगी जो इनके साथ अपमान हो रहा। ये बात आप चुनाव तो मोदी जी के नाम पे जीत रहे, सड़कों का जाल बिछा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने पैसा दिया, पहले हम दिया करते थे टोल टैक्स, पहले देते थे हम वो जब गाड़ी लेते ना, गाड़ी लेने में हम रोड टैक्स देते थे, पैसेंजर टैक्स दिया हमने उसके बाद में अब टोल टैक्स देना शुरू कर दिया। महंगे महंगे टोल टैक्स हम लोग दे रहे। इन महंगे महंगे टोल टैक्सों का जो पैसा कलेक्ट हुआ, एक ईमानदार आदमी है जिसे कहें नितिन गडकरी साहब की जितनी तारीफ मैं करूं उतनी ही कम है, क्योंकि उस आदमी ने हमारे से पैसा तो लिया, हमें ये तो महसूस हो कि हम लूट लिए, लेकिन उस आदमी ने व्यवस्था दी। उसने व्यवस्था दी, जहां तक गडकरी का चला कलम वहां तक की सड़कें ठीक है, जहां आगे सांसद जी की कलम वहां का क्या मतलब है। तो पढ़ी है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की कहां जरूरत है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस बार निश्चित रूप से चाहे कोई भी आ जाइयो,
प्रदीप जी को वो बात नहीं बनने की बिल्कुल भी। इस बार ये सीट भी जागी भाजपा से, और दूसरी मुजफ्फरनगर की सीट जागी भाजपा से, और तीसरी सीट बागपत की जागी भाजपा से। तीनों सीटों को नोट कर लो आप, ये तीनों सीट बिल्कुल जागी। आप कैराना का क्या लग रहा है आपको? क्या कैराने में निश्चित रूप से हारेंगे। कैराने में तो मैं भी ना कहूँ, चाहे कोई भी ना कहे, कैराने में तो अपने आप ही हारा। कैराने में हुआ क्या? चंद लोगों की मुट्ठी के कठपुतली बन के रह जाना, वही क्या एक विकास की किरण है? भाई विकास क्या इसे ही विकास कहें? किस आह्वान है आपकी? जीत किसकी तरफ है लग रही है आपको? कौन लग रहा है? गठबंधन से जो भी कैंडिडेट आवेगा वही इस बार चुनाव जीतेगा। बहुत सारे नाम चले हुए हैं, कोई कहीं भी पता लगता है डॉक्टर यशवीर सिंह चुनाव लड़ेंगे, कभी पता लगता है इकरा हसन चुनाव लड़ेगी, कभी प्रसन्न चौधरी जी का नाम चल जाता है, कभी जो मिसिज हैं जैन चौधरी जी की उनका नाम चल जाता है, चारू चौधरी चुनाव लड़ेगी। कौन मजबूत, इनमें सबसे मजबूत आपको कौन नजर आता है? देखिए वैसे तो समय बताओगा इस चीज़ को कि कौन मैदान में हारा। जो मैदान में आवेगा तभी अवलोकन किया जाएगा, लेकिन ये कटु सत्य है कि इस बार भाजपा यहाँ से निश्चित हारेगी। रही बात ये जितने नाम आपने लिए, डॉक्टर यशवीर सिंह का लिया या चारू चौधरी का लिया या इकरा का लिया या मनीष का लिया, मनीष तो फिर काहे को आवेंगे जब डॉक्टर यशवीर सिंह हारे, फिर मनीष कैसे आएंगे? उनमें से तो एक ही कोई आवेगा। लेकिन इनमें मजबूत नाम देखिए, चारू चौधरी जो है बहुत ऊंची कदकाठी की है, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष की वो पत्नी है जैन जी की, तो वो तो बहुत ऊंचा उनका लेवल है। लेकिन आज के दिन इकरा का भी लेवल चारू चौधरी से कम नहीं है। जो जनता की जुबान पे जो चढ़ जाता है ना, वो उतरना बड़ा मुश्किल हो जा। चारू की बजाय आज के दिन ये मेरा इकरा से कोई बेचारी से वो नहीं है कि भाई मेरा बहुत उससे आना जाना है, उठना बैठना। मैं तो कभी घर भी नहीं गया हूँगा उनकी, शायद संभवतः मुझे लगे। तो इकरा ज़्यादा मजबूत है बनिस्बत यहाँ चारू के भी। रही बात फिर संगठन की, जब चारू अगर आ गई और इकरा भी खड़ी होकर कन्वेंसिंग में उनकी साथ रहेगी, तो फिर बात तो एक ही है। देखिए भाजपा को तो इस बार जाना, यहाँ से 3 सीटों का तो मैं आपको लिख के दे रहा। उस सीट का तो ट्रायल भी हो लिया, मुजफ्फरनगर का तो खतौली उसका ट्रायल था, उसका प्री एग्ज़ाम था, प्री एग्ज़ाम में वो हार चुकी। वहाँ बागपत निश्चित रूप से हारा जाएगा। अधिकारी थे सतपाल जी, चल गया काम जितना चलना था, विकास कर रहे, कोई नाम ले रहे ही हैं। ऐसा ही मामला यहाँ का है भाई। हमारे तो मैं जाऊँ प्रदीप जी के पास, अगर प्रदीप जी मुझे ही पहचान लें कौन है हमारे यहाँ आज तक, भाई साहब आज तक इनकी मैं बताऊँ जो वेदना है, हम लोग तो विकास के आदमी रहे, हम तो विकास चाहते हैं। जितना भी विकास हो सके क्षेत्र का वही कम है, क्योंकि कुछ काम तो इतने महत्वपूर्ण है। किसी भी क्षेत्र की नींव जो है विकास की वो कुछ बिंदुओं पर टिकी हुई होती है, और उनमें से एक बिंदु है यातायात भी है, सड़कें भी है। सड़कें नहीं बनी, कोरोना काल में जो बसें बंद हो गई थी, सरकार की निष्क्रियता या उनकी गलत, उसके लिए जो 10 या 12 साल से ज़्यादा का जिनके पास वो हैं आरसी हैं, वो बसें निरस्त कर दी जाएंगी। इस वजह से वो बस तो होगी ख़त्म। और रोडवेज की 2 भी बस ये लोग कैराना से गंगोनी छुड़वा सके, शामली से चौसाने के लिए 2 बस भी नहीं है। मेरे यहाँ के लोग बाग सब पैदल जहाँ, लेकिन 2 धड़ी नाज में बिकने वाले ये भक्त एक बार भी नहीं कहते इस MP को, अब भाई तू से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को परिवहन मंत्री को यहाँ रोडवेज की बस चलवावे। रोडवेज की बस चलवाना क्या हमारा नैतिक अधिकार नहीं है? जब ये हमारा नैतिक अधिकार है तो फिर ये MP कहाँ सोया हुआ है? ये मुझे बता दे, गंगों से लगा के तथेड़ा को होते हुए, चंदपुर डुब्बर तथेड़ा और शामली शामला बसी चुंगारी और ऊन को होते हुए कितनी बसें चल रही? आज भाई साहब एक भी बस नहीं, एक भी। कितने लोग बाग हैं जिनके पास अपने यातायात के साधन हैं? कितने लोग बाग हैं ऐसे? रोडवेज में भी अब किराया बढ़ गया है, उसके बारे में क्या कहोगे? बात किराया बढ़े वो एक अलग बात है। किराया तो इन्होंने सभी चीज़ों का बढ़ा दिया। इन्होंने गैस का बढ़ा दिया, पेट्रोल का बढ़ा दिया, डीजल का बढ़ा दिया, नमक का बढ़ा दिया, खड़ चक्कर का बढ़ा दिया, जूतों का बढ़ा दिया, कपड़ों का बढ़ा दिया, सभी चीज़ों का बढ़ा दिया। इन्होंने रोडवेज का भी बढ़ा लिया, पर दे तो दें भाई। इन्होंने गैस जो सी 300 साढ़े 300 रुपये की थी और वो 1100 रुपये की गैस कर दी, तब भी हम गैस ले रहे। ये रोडवेज की बस का किराया भी बढ़ा दे, लेकिन हमें सुविधा तो दे दें यार। क्या हम भारत का हिस्सा नहीं है? कैराने से चल के भाई साहब ऊँट को होते हुए मेरे गांव में को पहले कम से कम 30 बसें थी, प्राइवेट बसें। आज सारी बसें ख़त्म कर दी। आँख फूट रही क्या इन लोगों को? इन्हें दिखता नहीं? इन भक्तों की सारे के सारे कौन सी घुंटी पे बैठे हैं भक्त? अब बोलते ही नहीं बिल्कुल भी। भाई अपने विद्यालयों में ये लोग बाग पैसे ले रहे होंगे, अपने व्यक्तिगत काम के लिए उसका खनन का ठेका ले रहे होंगे, या किसी और बगास का ठेका ले रहे होंगे।
एमपी के पार्टनरशिप में कहीं कहीं वेंकट हॉल बना रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, ये करते रहो, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन समाज को उससे क्या लेना देना? समाज को तो अपने काम से। अगर काम ही नहीं होगा, मुझे रोडवेज की बस नहीं मिलेंगी, मुझे यातायात की सुविधा नहीं मिलेंगी, तो मेरा रहने का फायदा क्या है? लूट लो, लूट रहे, लुटाई चल रही। चलो लूटने के बाद भी इन्होंने कुछ आदमियों को भर दिया, लेकिन यार हमें व्यवस्था तो कहीं दे दो। व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया इस देश को, कहाँ ये देश जाने लग रहा। बड़ा बड़ा विचित्र मामला है। हम लोग तो बड़े सहम सी गए। अब भाई पहले की राजनीति में, आज की राजनीति में कितना अंतर है। वो राजनीति क्या राजनीति थी, आज क्या राजनीति है। उन्होंने दिल से राजनीति करते थे लोग बाग, आज की राजनीति नहीं है। आप एमपी साहब के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं कराया, बसें नहीं चलाई, और एक तरफ कह रहे हैं सबसे मजबूत, जब जो जिसको देखा जा रहा है एक राशन मजबूत नज़र आ रही है। अब आपको क्या लगता है किस बेस पर किसान मजदूर यहाँ का वोट करेगा? और आप कह रहे हैं एक तरफ तो ईवीएम का, आप कह रहे हैं ईवीएम चलती रहेगी, अगर ईवीएम है तो जीतते रहेंगे मोदी जी, तो मोदी जी का जादू क्या कैराना पर नहीं चलेगा अब की बार? कैराना पे तो मोदी जी का जादू पिछली बार भी नहीं चला था विधानसभा में। विधानसभा में इससे बड़ा और क्या हो सकता था कि अमित शाह कैसा आदमी कैराने में आके पंपलेट हाथ से बांट रहा हो और फिर भी कैराने में उनका कैंडिडेट ना जीत रहा हो। कैराने का गणित और समीकरण, यहाँ के जातीय समीकरण को अगर आप ध्यान में दें और उस पर ध्यान दें, देखें उसे, तो हवा भी नहीं आती भाई। और इस बार तो मैं कह रहा, ये तुम्हारे प्रधान जी बैठे टोडा सा आए, ये खेड़की से निकल कर आए होंगे। कितने दिन हुए इस सड़क को काली हुई हुई को, और सड़क टूट गई खेड़की से आगे। क्यों टूट गई? रोडवेज की कितनी बसें यहाँ चली? एक भी बस नहीं चल रही। कहीं नलके बता दो मुझे, कहीं स्कूल बता दो मुझे, कहीं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बता दो मुझे कि इस 5 साल में हुए हों। 4 साल हो गए, 5वां लग गया, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। केंद्रीय विद्यालय की मांग कर रहे हैं प्रदीप चौधरी जी तो। और तो मांग कर रहे हैं तो क्या एमपी के हाथ में इतना भी नहीं? एमपी खड़ा होकर पार्लियामेंट में बोल नहीं सकता क्या? मैं नहीं बोल रहा क्या यहाँ? भाई जिस दिन हमने ये शुगर मिल की शुरुआत करी ना, तब मेरी उम्र भी बहुत थोड़ी सी थी, ये बात सन 90 की है। और हमने कुछ भी व्याह, चाहे कितनी भी लड़ाई लड़ी गई, तो शुगर मिल लगवाया। ये लोग बोल नहीं सकते, पढ़े लिखे आदमी है, कई कई बार एमएलए रह लिए यार। ये जनता के हित के लिए लड़ नहीं सकते? जनता के बीच में आके बैठे हैं, ये कहें कि जहाँ गलती हो रही तो कहें कि जनता को आप लड़े। जनता को नहीं लड़ने देते, उन्हें देशद्रोही कहें। अगर हम बोल रहे हैं देशद्रोही हैं, हम आतंकवादी हैं, और वो बोलते नहीं, फिर कहा जागी ये लोग बाग। फिर एक ही रास्ता है, और वो रास्ता या तो जनता खुद अपने आप तलाश करेगी, नहीं परमात्मा के हाथ में है। जैसा तुर्की में हो गया, जैसा इसमें यूक्रेन में हो गया, फिर ये सब अपने आप हो जाएंगे। विधि का विधान है, कौन रोक देगा इन्हें? कब तक झूठ ये काट के अंडी चलेगी? कब तक करेंगे ये लोग बाग ऐसी मनमर्जी? कौन सा फायदा होने लग रहा? मैं आपको ये कह रहा था कि वो किसान सम्मान निधि में कौन सा पैंच फंस गया भाई। वो तो पहले ही 60% लोगों की आ रही थी, 40 की नहीं आ रही थी, दिसंबर में आनी थी, वो तो अब भी बंद होगी। दिसंबर गया, जनवरी गई, फरवरी की भी आज 17 तारीख होली। तो कौन कौन सी होने लग रही? केसीसी जिसने ले लिया ना, मुझे उस आदमी का नाम बता दो, मैं उस आदमी के चरण छूऊंगा। अगर जिस आदमी ने केसीसी पूरा जमा कर दिया हो, केसीसी में बैंक में एक दलाल बैठा, वो दलाल के पास जाएंगे, उसे ब्याज देंगे, प्लस 1000-2000 रुपये उसे देंगे, और वो उसे ट्रांसफ़र करते हैं। वो उसमें जमा करते हैं अपने खाते में से काट के, फिर 1 या 2 दिन के बाद में वो अपने वापिस ले ले। ये होने लग रहा। पैसा किसी के पास नहीं, कपड़े पैरों फिरे, ठीक है, वो तो बड़ा सस्ता हो रहा। नेता बन रहे, संगठनों में बांट दिए, किसी को कह दिया मंडल अध्यक्ष, किसी को कह दिया जिला अध्यक्ष, किसी को किसी संगठन में, किसी को प्रकोष्ठ में, किसी को पिछड़े में, किसी को अगड़े में, किसी को युवा में, किसी को महिला में, किसी को दलित में, किसी को ये संगठनों में उलझा रखे लोग बाग। अकलमंद आदमी की खुराक हमेशा मूर्ख लोग हों। अकलमंद आदमी के पास जाओ, जो विद्वान आदमी है, कभी उसके पास बैठ कर खाना खाते हुए देखना, वो खाता है मात्र 2 या 3 फुलके, वो भी एक टाइम। और मूर्ख लोगों के पास बैठो आप, वो दुनिया भर के नाप के रोटियां खावे, और वो अकलमंद आदमी क्या खावे? वो उन मूर्खों को खावे, जो उनसे मूर्ख तड़के थे साँझ तक तोरण द्वार बनावे उनके लिए। और वो जो है ना, जब कहीं मीटिंगें हों, उनके लिए 2 दिन पहले सब्जियां बननी शुरू हो जा, जो सड़ जाओ उस टाइम तक 4 पूरी, 1 लड्डू और 1 अचार की फांक, हरी मिर्च और थोड़ी सी आलू की सब्जी में जिंदाबाद मुर्दाबाद, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये इस देश में ये हो रहा, इसके अलावा निरुद्ध कुछ नहीं हो रहा आज के दिन। कहाँ है? कहाँ बेरोजगार? कहाँ गई महंगाई? चलो अब मेरा अंतिम सवाल ये है, अगर अब की बार आप कह रहे हैं गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा,
अगर इकरा हसन अब की बार लोकसभा जाती हैं तो क्या किसानों की मजदूरों की आवाज़ उठाई जाएगी, या जिस तरीके से पहले जो सांसद हैं चुपचाप बैठे हुए हैं इसी तरीके से ये भी चुपचाप बैठ जाएंगी? क्योंकि सांसद बनने के बाद वो सब जो जुनून होता है उतर जाता है, ऐसा मैंने देखा भी है। और शायद आप जानते भी होंगे इस तरह की बातें हैं। तो आपको क्या लगता है कि हसन उठा पाएगी आवाज़, या जो भी कोई गठबंधन की तरफ से आएगा? भाई साहब, ये सारी बात है भविष्य के गर्भ में। आदमी का पता क्या लगे, हाथी के दांत क्या क्या काम करें, कैसे हों, ये तो समय बतावेगा। अगर नहीं उठावेगी तो यही शब्द जो हम आज बोल रहे ये हम उसके भी प्रति बोल लेंगे, ये तो बोला जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदमी का एक नैतिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट्स है जो उसको संवैधानिक अधिकारों में उसके निहित है। तो ये जो मेरा आज स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप मुझे पूछ रहे मुँह बोल रहा, ये मुझे संविधान से मिला, तो ये कल भी रहेगा, उसे बोलना चाहिए। जो आदमी अपने वर्ग, अपने समाज, अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ ना उठा सके, किस चीज़ का जनप्रतिनिधि है? किस चीज़ का जनप्रतिनिधि? किस काम के लिए उसे वहाँ भेजा गया? केवल उसमें बैठ के वहाँ बढ़िया कैंटीन में खाना खाना, लजीज खाना खाना, या गद्दों पर पड़ना, इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ी थी? यहाँ तो संविधान की आप बात कर रहे हैं, विपक्षी दल तो मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि संविधान बदलने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, संविधान बदल भी रहे हैं। अभी 3 काले कानून लेकर आ गए थे। 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट संविधान में होगी, वही किले मोदी ने थोड़ा ही कर दिए। संविधानों में अमेंडमेंट तो पहले से होते हुए आए, मोदी जी ने भी कर दिए होंगे, कुछ हुए होंगे, ये तो होते ही हुए आ रहे। संविधानों में तो संशोधन होने लग रहा, संविधान तो बदलने की तो खैर क्या बात हो जाएगी, क्योंकि बदला तो जाना का नहीं है, तो असंभव बात है। ये तो लोग बाग इसमें भी राजनीतिक बू आती रहे कहीं ना कहीं, कोई ऐसी बात के संविधान नहीं बदला जाएगा। संविधान पर देश टिका हुआ है, संविधान के तहत ही देश चल रहा है। संविधान तो कोई राजा हो, चाहे कोई गांव हो, चाहे कोई घर हो, एक छोटा सा घर है उसका भी एक संविधान हो। बिना संविधान के तो घर भी नहीं चलता। घर में भी एक मुखिया होगा, उसका एक संविधान होगा, उसी के तहत सब कुछ चलेगा। संविधान कौन बदल रहा? अमेंडमेंट तो होते रहे तो होंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने प्रधान जी को सुना और ये बिल्कुल साफ हो चुका है, प्रधान जी ने भी और हम जनता के पास जितना जा रहे हैं वहाँ से भी यही पता लग रहा है कि अब की बार कैरान लोकसभा पर गठबंधन के प्रत्याशी अपनी मोहर लगा देगा। इधर मुजफ्फरनगर और बागपत में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आप भी जुड़े रहेगा गांव गुआंढ के साथ। हम बागपत और मुजफ्फरनगर से भी खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।